आज का मनोरंजन सत्र पूरा हुआ। आप पढ़ाई पे आ जल्दी से। पहला हेडिंग बनाइए, रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार। तो इस प्रश्न में, पहले तीन प्रश्नों में केवल एक पेज है और वो पेज इन तीन पहियों में घुसा हुआ है। सर, प्रश्न रीतिकालीन काव्य के बारे में है। हमेशा ध्यान रखना आपके उत्तर में रीति काव्य की दोनों संप्रदाय, रीति मुक्त और रीति इतर, इन सब का एलसीएम निकाल के आंसर आना चाहिए। यानी रीतिकालीन काव्य में कुछ पूछा गया और आप रीतिबद्ध काव्य में दिखा के आ गए, तो कौन सा दोष आ जाएगा इसमें? अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष हो जाएगा। प्रश्न में इतना ही पेश था, क्योंकि रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों का जो श्रृंगार है और रीति मुक्त कवियों का जो श्रृंगार है परस्पर विरोधी श्रृंगार है। दोनों का जिक्र इसमें आना चाहिए। एक संकेत लिखिए, फिर बताइए कर पाएंगे यानी बाकी सवाल। नंबर 1, रीतिकाल के केंद्र में श्रृंगार चेतना है और यही कारण है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने भी माना है, आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि विषय वस्तु की दृष्टि से रीति काल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है। कि विषय वस्तु की दृष्टि से रीति काल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है। नंबर 2, इस काल में श्रृंगार दो प्रकार का है। डैश, पहला वह जो पद्माकर जैसे रीतिबद्ध और बिहारी जैसे रीति सिद्ध कवियों में दिखता है। जो पद्माकर जैसे रीतिबद्ध व बिहारी जैसे रीति सिद्ध कवियों में दिखता है, सेमीकोलन। और दूसरा वह जो घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों में दिखता है। अब नंबर 3, रीतिबद्ध ओब्लिग रीति सिद्ध काव्य में श्रृंगार। रीतिबद्ध ओब्लिग रीति सिद्ध काव्य में श्रृंगार। इसमें लिखिए क देह मूलक भोग मूलक। एग्जाम्पल कौन सा देंगे? गुलगुली, अंग अंग नग जगमगती, वो भी दे सकते हैं। और दूसरा ख लिखिए, वियोग काफी कम है और जो है उसमें गहराई कम है। वियोग कम है और जो है उसमें गहराई कम है। और जो है उसमें गहराई कम है। एग्जाम्पल कौन सा देंगे? इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उसासनी साथ। वही नंबर 4, रीति मुक्त काव्य में श्रृंगार की चेतना इसकी एकदम उलट है।
रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की चेतना इसकी एकदम उलट है। इसमें लिखिए क, भावनाओं के स्तर पर प्रेम, भावनाओं के स्तर पर प्रेम अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ख, संयोग से ज्यादा वियोग पक्ष पर बल, संयोग से ज्यादा वियोग पक्ष पर बल, प्रेम की पीर की कविता, प्रेम की पीर की कविता। ये कैसो संयोग न सूझी पर है, जो वियोग न क्यों हो विछोह तू है। आप संकेत लिख पा रहे हैं, कुछ छूट रहा है बीच बीच में? संकेत ही लिख पा रहा हूं मैं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। इसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में ऊपर लिखिए जरूरी हो तो लिखें, ये वाला बिंदु वरना छोड़ सकते हैं। रीतिकाल के केंद्र में श्रृंगार क्यों रहा, रीतिकाल के केंद्र में श्रृंगार क्यों रहा? दरबारी माहौल, ख, युद्धों की अनुपस्थिति। आपको आदिकाल की वो नायिका याद है जो पति से कह रही है कि ऐसी जगह ले चलो जहां युद्ध होता हो, मैं बोर हो गई हूं, युद्ध नहीं हो रहा यहां पर। याद किसको? पूरा पूरा याद है, गुड। प्रतिभा जी ने पहली बार हाथ खड़ा किया है तो लाजमी है कि उनको मौका मिलना चाहिए। उठ के सुना दीजिए एक बार, भूल जाते हैं उठते ही, तो बैठ के सुना दीजिए। बैठ के भूल गई हैं? थोड़ा थोड़ा याद है, सुनाइए, बाकी मैं पूरा कर दूंगा, कोई बात नहीं। शुरुआत में याद नहीं आ रहा है। खग, हाँ, खग विसाई, पता नहीं क्या था। खग विसाई जही लहूं, पियता ही दे सही जाहूं, रण बिखे भगाई, वीण जुझे न बलाहूं। वेरी गुड। और इसी की सगी बहन थी जिसका पति मर गया था, खुश हो गई थी बहुत ज्यादा। भला हुआ जो मारिया बहिणी भारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सियहु, जय भग्गा घरु एंतु। आदिकाल में किसको सारे याद है? मैं केवल एक दो सुन के देखना चाह रहा हूं कौन ऐसा है। सारे याद है? एक आध छोड़ के बाकी सब है। दो सुना दो उठ के जल्दी से, एक वो वाला सुना दो। सबसे मुश्किल कौन सा था? सक्के बाने सुनाओ, वही एक आध है। ये आता है, बताओ। हाँ, सक्के बाणी भोजन भावई, प्याऊ, पाऊम रस को मम्मा न पावई, ठीक है, इतने में चल जाएगा। देसी बरना सब्जन मिठा, तम सर जंपा हुआ भट्टा। वेरी गुड। और कौन सा सबसे मुश्किल नंबर 2 पे? एक वो सुनाओ बस, एव जिम। पूरा सुनाई दूंगा तो फिर क्या सुनाओगे? एव जम नगहगियु, जिसने सिर से तलवार फोड़ा हो, तीखे घोड़े को, अच्छा बैठो, कंट्रोल ना किया हो। किसको याद है? एव जिम सुनाओ, उठ के वहां घूम के सुनाओ सबको। क्या बात है। एव जिम नगहगियु, भटसरी खगे न भगो, तीखा तोड़िए न मानिया, गौरी गले न लगो। मोहम्मद गौरी के जो गले नहीं लगा, ऐसा पृथ्वीराज किस काम का, है ना? बढ़िया। तो श्रृंगार की केंद्रीयता के दो कारण लिखे आपने। पहला लिखा दरबारी जीवन, दूसरा लिखा युद्धों की अनुपस्थिति, तीसरा लिखिए भक्ति काल की लंबी अवधि के बाद समाज को आध्यात्मिक विषयों से विरक्ति होने लगी थी।
समाज को आध्यात्मिक विषयों से विरक्ति और सांसारिक विषयों में रुचि होने लगी थी। प्रश्न क्रमांक 2, ये हो गया एक। हेडिंग बनाइए, रीतिकालीन काव्य और दरबार। रीतिकालीन काव्य और दरबार। नंबर 1, जहां भक्ति काल की कविता दरबार से दूरी बनाकर चलती है, जहां भक्ति काल की कविता दरबार से दूरी बनाकर चलती है, कौमा, वहीं रीति काल के कवि अपने आदिकालीन वरिष्ठों की तरह, अपने आदिकालीन वरिष्ठों की तरह दरबार में शरण लेते हैं। रीतिकाल की तीनों प्रमुख काव्यधाराओं, रीतिकाल की तीनों प्रमुख काव्यधाराओं डैश रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त के साथ साथ रीति इतर काव्य में भी दरबार का प्रभाव दिखता है। नंबर 2, दरबार का इतना प्रभाव क्यों, दरबार का इतना महत्व क्यों, कर लीजिए, इतना महत्व क्यों। इसमें लिखिए क, राजनीतिक परिस्थितियां, डैश कवियों की राजाओं पर निर्भरता, कवियों की राजाओं पर निर्भरता, ख, कवियों की महत्वाकांक्षाएं, कवियों की महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें दरबार पर ज्यादा आश्रित बनाती हैं, कवियों की महत्वाकांक्षाएं भी उन्हें दरबार पर ज्यादा आश्रित बनाती हैं। नंबर 3, रीतिबद्ध ऑब्लिग रीति सिद्ध काव्य पर दरबार का प्रभाव, रीतिबद्ध ऑब्लिग रीति सिद्ध काव्य पर दरबार का प्रभाव, क, लक्षण ग्रंथ परंपरा की शुरुआत, ख, देह मूलक श्रृंगार का कविता के केंद्र में होना, देह मूलक श्रृंगार का कविता के केंद्र में होना, ग, राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाएं, राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाएं, घ, कविता का जन जीवन से दूर होना, कविता का जन जीवन से दूर होना। एक आध एग्जाम्पल देकर समझा दीजिएगा, गुलगुली टाइप का एग्जाम्पल चल जाएगा यहां पर। नंबर 3, 3 या 4,
रीति मुक्त कवियों पर दरबार का प्रभाव। क, इनको भी दरबार में रहना अच्छा लगता था। इनको भी दरबार में रहना अच्छा लगता था। एक कविता है छोटी सी ठाकुर कवि की, नीचे लिखिए, ठाकुर सो कवि भावत मोही। ठाकुर सो कवि भावत मोही, जो राजसभा में बड़प्पन पावे। ठाकुर सो कवि भावत मोही, जो राजसभा में बड़प्पन पावे। बोर्ड में लिख के बताऊं? नहीं ना, हो गया ना। ठाकुर सो कवि भावत मोही, जो राजसभा में बड़प्पन पावे। ख, किंतु ये कवि अपने प्रेम की प्रामाणिकता के लिए, किंतु ये कवि अपने प्रेम की प्रामाणिकता के लिए दरबार से समझौता नहीं करते। ब्रैकेट में लिखिए, घनानंद की कहानी लिखें। घनानंद की कहानी। नंबर 5, निष्कर्ष। कुल मिलाकर रीति काल में कविता और दरबार के बीच, कुल मिलाकर रीतिकालीन या रीतिकाल में कविता और दरबार के बीच एक गहरा व अविच्छेद्य संबंध है। अविच्छेद्य, इसका अर्थ जानते हैं ना? एक अविच्छेद्य संबंध है जिसे किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया है। जिसे किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया है। मैं कोशिश करूंगा बोल के लिखवा दूं, अगर आप हड़ताल कर देंगे तो फिर लिख दूंगा बोर्ड पर। आसान है वैसे। पहली पंक्ति में लिखिए, भूप से लसत कवि। भूप समझते हैं? राजा भूप। भूप से लसत कवि, कौमा, कवि से लसत भूप। पंक्ति पूरी हो गई। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप। एक बार दिखा दो क्या लिखे गए। भूतम लिख दिया, देखो। ना डंडा मंगवाना पड़ेगा। भूख ले दिया है, बताओ क्यों ऐसा किया, बताओ। अच्छा, और मैं ठीक कर दिया है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं और किसी बच्चे ने ऐसा ना कर दिया हो। मैं जानता हूं कि आपको पता था, लेकिन आप मेरे मजे लेने के लिए करी थी कि इसको परेशान करूंगी मैं जरूर, है ना? शोभित होना, शोभित होना। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप। भूप और कवि से लसत। भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है। क्या मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, यानी राजा से कवि शोभित होता है, कवि से राजा शोभित होता है, और राजा और कवि दोनों से शोभित हो जाती है सभा। गरुआनो मतलब गुरुता, गहराई, महत्व, वजन। सभा में वजन आ जाता है अगर राजा और कवि दोनों साथ साथ मौजूद हों सभा के बीच में। कविता और दरबार के बीच में इतना गहरा संबंध है। तीसरा प्रश्न, हेडिंग बनाओ, रीतिकालीन काव्य में अलंकृति। रीतिकालीन काव्य में अलंकृति।
देखिए नंबर 1, रीतिकाल कला की प्रधानता का युग है। रीतिकाल कला की प्रधानता का युग है और अलंकरण इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। और अलंकरण इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। मिश्र बंधु ने तो इस काल को अलंकृत काल कहकर ही पुकारा है। मिश्र बंधु ने तो इस काल को अलंकृत काल कहकर ही पुकारा है। नंबर 2, अलंकरण की प्रवृत्ति दो प्रकार की है। डैश, एक वह जो रीतिबद्ध व रीति सिद्ध काव्य में दिखती है। एक वह जो रीतिबद्ध व रीति सिद्ध काव्य में दिखती है। सेमीकोलन। और दूसरी वह जो रीति मुक्त काव्य में दिखती है। अब इसमें अच्छा क्या रहेगा, घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों में दिखती है, बिहारी और पद्माकर जैसे रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों में दिखती है। मतलब कवियों के नाम भी लिख देंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। नंबर 3, हेडिंग बनाओ, रीतिबद्ध ऑब्लिक रीति सिद्ध काव्य में अलंकरण। रीतिबद्ध रीति सिद्ध काव्य में अलंकरण। तो इनका मानना है कि कविता भाव के स्तर पर चाहे कितनी भी महान हो, इनका मानना है कि कविता भाव के स्तर पर चाहे कितनी भी महान हो, अलंकरण के बिना उसकी महानता संदिग्ध ही रहती है। अलंकरण के बिना उसकी महानता संदिग्ध ही रहती है। कौन सी कविता आनी चाहिए यहां पर? जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। ख, शब्दालंकारों के प्रति अत्यधिक मोह। शब्दालंकारों के प्रति अत्यधिक मोह। एग्जाम्पल में लिखिए, गुलगुली गिल में गलीचा है और एक चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर। जब एग्जाम्पल पूरा ना लिख पाए ना तो आधा एग्जाम्पल वाक्य के बीच में लेके आ जाइए, चलते वाक्य में बीच में आ जाएगा। ग, अर्थालंकार भी आए हैं, किंतु गहराई से ज्यादा चमत्कार का भाव है। किंतु गहराई से ज्यादा चमत्कार का भाव है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार का हो तो इत जावत चली जात उत चली छसा तक हाथ। अतिशयोक्ति में कोई और भी है? एक तो ये हो गया इत आवत पेंडुलम नायिका। नायिका का चेहरा इतना चमकीला है कि उससे घर कैलेंडर लेके जाना होता है। कौन सा था वो? पतरा ही तिथि पाई है, लिखिए, पतरा ही तिथि पाई है बाघर के चौपास नित प्रति पुण्य ही रहे आनंद ओझ में आनंद ओप उजास। शब्द अलंकारों में चाहे तो वो भी लिख लीजिए, भरी रही भनक भनक तार तानने की। क्या है? झनक झनक तामे नहीं,
तनक तनक तामे झनक चुरीन की। तीसरा चौथा बिंदु, रीति मुक्त काव्य में अलंकरण। रीति मुक्त काव्य में अलंकरण, इसमें देखिए क, अलंकार यहां भी हैं, किंतु वे भावों की गहराई को व्यक्त करने के लिए आते हैं। किंतु वे भावों की गहराई को व्यक्त करने के लिए आते हैं, कोरे चमत्कार के लिए नहीं। कोरे चमत्कार के लिए नहीं। एग्जाम्पल कौन सा देंगे? उजरनी, उरजनी है कि उजरनी है? उजरनी है ना। हाँ, उजरनी बसी है हमारी अखी, यानी देखो। और शब्द अलंकार भी दिखाना हो तो कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। ये दो एग्जाम्पल आ गए। ठाकुर जैसे कवियों ने अलंकरण की उस यांत्रिक पद्धति का विरोध किया है। ठाकुर जैसे कवियों ने अलंकरण की उस यांत्रिक पद्धति का विरोध किया है जो रीतिबद्ध व रीति सिद्ध कवियों के यहां दिखाई पड़ती है। जो रीतिबद्ध व रीति सिद्ध कवियों के यहां दिखाई पड़ती है। इसमें कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? 150 बनाए आए मेले पर सभा के बीच, लोगों ने कविता की वो खेल करी जानो। 150 बनाए। 1 नंबर 5 बनाइए, रीति इतर काव्य में अलंकरण। रीति इतर काव्य में अलंकरण, इसमें लिखिए क, नीति काव्य में लोक जीवन की सहज उपमाओं का भरपूर प्रयोग हुआ है। नीति काव्य में लोक जीवन की उपमाओं का भरपूर प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल क्या देंगे? अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। अपनी पहुंच लिख लीजिए। अपनी पहुंच किस कवि का है? वृंद, वृंद कवि का है। और अब दूसरा ख लिखिए, वीर काव्य में अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का भरपूर प्रयोग। वीर काव्य में अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का भरपूर प्रयोग। और कुछ याद ना रहे तो वही, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम का हूं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम का हूं। अब आप ये बताएं कि अगर रीति काव्य और अलंकरण पे कोई आपसे कहे कि 1000 शब्द लिखिए तो लिख पाएंगे? 500 और 100 भी लिख लेंगे। पर प्रश्न आ जाए, रीति मुक्त कविता में अलंकार की प्रवृत्ति कैसी है? टिप्पणी लिख पाएंगे इसके बारे में? लिख लेंगे, ठीक है। 6 में से 3 हो गए। प्रश्न जो उन 6 में नहीं है, लिखिए को, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पर कोई यही पूछ ले कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं या रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, एक प्रश्न ये भी हो सकता है। इसमें जो 5 बातें लिखनी है जल्दी से हेडिंग्स बना लीजिए सिर्फ। नंबर 1, लक्षण ग्रंथ परंपरा। नंबर 2,
श्रृंगार की केंद्रीयता, श्रृंगार की केंद्रीयता। नंबर 3, दरबारी सामंती जीवन दृष्टि का प्रभाव, दरबारी सामंती जीवन दृष्टि का प्रभाव। नंबर 4, अलंकारों तथा चमत्कारों के प्रति मोह, अलंकारों तथा चमत्कारों के प्रति मोह। नंबर 5, भक्ति नीति व वीरता की कविता का, भक्ति नीति व वीरता की कविता का गौण प्रवृत्तियों के रूप में उपस्थित होना, भक्ति वीरता व नीति की कविताओं का गौण परंपरा के रूप में। गौण कैसे लिखते देखते हैं, जरा 4 लोगों का चेक करेंगे। दिखाइए अब जरा गौण कैसे लिखा। लिखो लिखो लिखो, आगे बैठने का मतलब समझती है ना। 1 लिखो, लिखो ना, इतना काम दिखता है मुझे दूर से। ठीक है। 2, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे नहीं करेंगे कि एक बच्चे के पीछे पड़ जाए। देखो, तुम देखो, मुझे ना शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, तीनों बच गए। यहाँ क्या हो गया, चारों बच गए। चारों ने ठीक लिखा, भरोसा नहीं होता। आपने सही लिखा, दिखाई दो सर, क्या बात है, गजब एकदम। कई बच्चे गौण पता कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसलिए मुझे लगा एक बार देख लूं। कुछ लोग अंग्रेजी को हिंदी में लिखते, ओह गॉड। तो गौण किसी ने गलत नहीं लिखा, कमाल हो गया। इसी सतयुग की स्थापना के लिए भारतीय हिंदू कह रहे थे, जय सतयुग ठापन करण। ईमानदार से हाथ खड़ा कर लो, कितने लोगों ने ऐसे लिखा था। 1, ईमानदार से गलत लिखा था, 1, बस 1 ही। चलिए कम से कम 1 तो माना, आप भी हैं, 2 हो गए। ठीक है, आपने हाथ क्यों खड़ा किया था, नीचे वाले लिखा था आपने। ठीक है, ये नंबर 4 था कि 5 था, तो लिखो नंबर 6। 6 में लिखिए, मुक्तक परंपरा का अभूतपूर्व विकास, मुक्तक परंपरा का अभूतपूर्व विकास। 7वां, ब्रज भाषा का चरम विकास और उसका अखिल भारतीय काव्य भाषा बन जाना,